हेलो जी, कैसे हो? आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को डीप में एनालाइज करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कचरा है या क्या है, ठीक है? तो ये ध्यान से देखना। तो इनके हम पहले चलते हैं बिजनेस के ऊपर। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो पूरा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इनकी ये काफी सारे सेक्टर्स में है। मेनली ये 1 2 3 4 5 6, मेनली ये 6 सेक्टर्स के अंदर में है अपने बिजनेस के अंदर में। एक तो जियो के अंदर में है, एक रिलायंस रिटेल में है, और एक ये रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एफएमजीसी में है, और एक ये मीडिया एंड सर्विसेज में है। जैसे कि इनके पास में जियो हॉटस्टार इन्होंने खरीदा है, और उसके बाद में एनर्जी बिजनेस में भी आई है, और ये न्यू एनर्जी में भी है। और अगर हम इसके जियो का बिजनेस देखें, जो यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, ये सिम प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो एबिटा मार्जिन है, मतलब कि आप ये समझो कि 24% की इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। और जो रिलायंस रिटेल बिजनेस है उसके अंदर में मेनली इसके 30% की ग्रोथ है। और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट एफएमजीसी का बिजनेस है, उसमें ये देखो कि यहाँ पर इन्होंने सेल करी है 11,500 करोड़ की FY 25 में रेवेन्यू इनका। और इन्होंने 2x ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे। ये एक अच्छी खासी ग्रोथ है इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। और ये जियो हॉटस्टार इन्होंने रिसेंटली बाय किया है। इसमें ये इनका सेकंड लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म है ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एवरेज इसमें 460 मिलियन व्यूज आते हैं, और 287 मिलियन पेड यूजर्स है आईपीएल के ड्यूरिंग इसके अंदर में। और अगर इनका एनर्जी का बिजनेस देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है 7% की, ठीक है? और ये लार्जेस्ट रिफाइनरी है इनके पास में, और ये न्यू एनर्जी के बिजनेस में भी है। और इन्होंने देखो ऑन ट्रैक ऑन कम टू कमीशन गीगा फैक्ट्री प्रोग्रेसिव नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स, ठीक है? तो ये इनके जो मेनली है इनके बिजनेस है। और इनको आप डीप में जाके भी देख सकते हो, और अच्छे से बता रहा हुआ है। बट हाँ, इतना डीप में नहीं जाना, हमें हमें मेन मेन बिजनेस पे फोकस करना है। तो बिजनेस इसका ये तीन तीन और तीन 6 बिजनेस के अंदर में है, मतलब कि कंपनी डाइवर्सिफाई है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर में, खाता है इसका क्या है, इसका क्या रिकॉर्ड है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर 18 लाख करोड़ की कंपनी है, और ये सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट कंपनी है। जैसे कि मैं अभी ये सारी कंपनियों को कवर करूंगा, तो इसमें ये देखो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है पहले नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो उसका पीई चल रहा है 24.5 का। और इसके जो पीयर्स है, अगर हम देखें इसके जो कंपिटिटर है वो कौन है, तो इसके कंप्यूटर है आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे। बट एक्चुअली में ये इनके कंपिटिटर नहीं है, ये इनके आसपास भी नहीं भटक सकते, क्योंकि इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। बट हाँ, इनको रिफाइनरी बिजनेस के हिसाब से ही इसमें कैटेगराइज किया गया है, ठीक है? तो 24 का पी ज़्यादा नहीं है, सही है, नॉर्मल है, क्योंकि ये अपनी मार्केट लीडिंग कंपनी का एक हेड है पूरा। और इनका आरओसी है वो 9.69 का है। ये आरओसी इनका कम है, ऑन एन एवरेज आरओसी 15 से ऊपर होना चाहिए। बट हाँ, ये अपनी जो मार्केट लीडिंग कंपनी है, इसके ऊपर कोई कंपनी है ही नहीं है इतनी इस बिजनेस में। अच्छा खासा बिजनेस है, और बुक वैल्यू इसका 623 है। थोड़ा मतलब कि बुक वैल्यू से प्राइस ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसका ROE वो हमें नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें जो डेप्ट, यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी है वो 0.44 है। तो डेप्ट टू इक्विटी भी मतलब कि 0.25 से नीचे रहना चाहिए। बट हाँ, 0.44 सही है, क्योंकि कंपनी के पास में एक्चुअल में एसेट्स भी है, जो जमीन वगैरह है। अगर कभी फ्यूचर में अगर हम ये प्रोबेबिलिटी लगा के चलते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी कंपनी को दिक्कत आ गई या ज़्यादा कुछ हो गया, तो वो अपने एसेट्स को सेल करके वो लोन को रीपे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब उसके बाद में हम इसके वो देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर इनके पास में एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं। तो इनके जो देखते हैं फिक्स एसेट है वो लगातार कंपनी बढ़ा रही है अपने। और जो अगर इस पे हम यहाँ पर देखते हैं बोरोइंग्स कितनी है, बोरोइंग्स भी कंपनी लगातार बढ़ा रही है। बट हाँ, सही है बोरोइंग्स इतना इस बिजनेस में, क्योंकि इनके पास में एसेट्स भी है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो उनको सेल करके वो लोन को चुका भी सकते हैं। और जो CWIP है वो भी इनकी अच्छी खासी है, 2,62,358 करोड़ की। ये भी जब क्या ये पूरी हो जाएगी, जब ये वर्किंग में आ जाएगी काम करने के लिए, ठीक है? तो ये 10 12 12 लाख की समथिंग फिक्स एसेट हो जाएंगे। उसके बाद में ये इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी खासी कर रहे हैं। देखते हैं तो 2,42,381 इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अदर बिजनेसेस में, ठीक है? और अगर इनका हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो यहाँ 2014 में 1,95,747 करोड़ का यहाँ रिजर्व था इन्होंने, और इनको बढ़ाते बढ़ाते 8,29,000 करोड़ तक ले गए। मतलब ये कंपनी को बिजनेस करना आता है। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस हम यहाँ देखते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर में। नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी बढ़ा के पोस्ट कर रही है हर बार, ठीक है? तो ट्रेलिंग 12 मंथ के हाईएस्ट एवरेज 94,000 करोड़ के। और अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉफिट है, ये आ भी रहा है या वैसे दिखा 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 रहे हैं। तो लगातार कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें भी प्रॉफिट आता है, 1,78,000 करोड़ का, जो मार्च 2025 क्वार्टर में है, ठीक है? तो ये नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ये बुक्स में भी आ रहा है, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं। तो क्वार्टरली यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो क्वार्टरली भी नंबर हाईएस्ट एवर है,
ठीक है, और जो ईयरली बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर, बिकॉज यहाँ पर रिलायंस की बिजनेस काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड है, 6 बिजनेस इनके पास में है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसमें इन्वेस्टर्स कौन है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर हम देखते हैं इसको फर्दर ओपन करके, तो ऑन एन एवरेज जो यहाँ पर अभी नेटवर्क इशू है, तो यहाँ पर मुकेश अंबानी एंड फैमिलीज के पास में ये मेनली बिजनेस है 50.67% की। ठीक है, उसके पास में होल्डिंग्स है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं अभी जैसे कि यहाँ पर काफी सारे नाम आए हैं ये, क्योंकि इनकी ही अलग अलग कंपनीज के थ्रू उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं पब्लिक के पास में, तो पब्लिक के पास में 10.84 है, तो यहाँ पर 10.84 को अगर माइनस कर दे तो यहाँ पर 89% स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो हाँ, बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ है। और अगर हम यहाँ के इसके अब चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं तो चार्ट पैटर्न को देखें तो रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो चार्ट पैटर्न को देखते हैं अगर खुल जाएगा तो। एक मिनट, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर नंबर, ये चार्ट देखना आप, इसको हम कर लेते हैं डेली बेसिस पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम ऑल ओवर देखें चार्ट को, ये मंथली बेसिस पे हो जाएगा, तो कंपनी की लगातार ग्रोथ है। कहाँ से कहाँ कंपनी आ गई देखो। ठीक है, कंपनी में लगातार ग्रोथ है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कंपनी क्या करती है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है शायद से, बट कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कंपनी देखो कितनी, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के चले चार्ट पैटर्न के हिसाब से, कभी भी कंपनी नीचे आती है। यहाँ पर कंपनी नीचे आई कब, यहाँ से 2008 में कब जो बड़ा क्राइसिस आया था उसमें नीचे आई कंपनी, और उसके बाद में ये नया हाई कब लगाया। तो नया हाई लगाने में इसने बहुत सारा टाइम ले लिया, बहुत सारा। जब उस टाइम पे इनके पास में जियो, यहाँ पर जियो का बिजनेस नहीं था जो कि इनका टेलीकॉम का बिजनेस है, जो अब बूम है। ठीक है, पहले इनके पास में रिफाइनरी वगैरह थी इसलिए। बट हाँ, हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज इन्होंने कितने साल लगा दिए, 3518, 3531, तो थ्री थ्री यहाँ पर हम लगाते हैं 3518 डिवाइड बाई 365, तो 9 साल इन्होंने लगा दिए हाई, नया हाई बनाने में। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ 2017 तक, क्योंकि यहाँ पर जो मेन बिजनेस था उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वो जियो यहाँ इसमें नहीं था जो 24% की ग्रोथ आ रही है, और रिटेल इतना ये डाइवर्सिफाइड नहीं थे। बट हाँ, उसके बाद में बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ आई है कंपनी में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं कंपनी ने कभी भी नीचे आई है तो फटाक से ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई कर चुके अपने बिजनेस को पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद में 2020 में ये गिरावट आई 46% की। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें नया हाई कब कितना परसेंट लगाया इन्होंने, तो एक डबल एकदम हुआ ये यहाँ से 2 सालों में, 2017 से 2019 तक डबल हो गया फिर यहाँ से। उसके बाद में ये फिर से कितनी परसेंट की गिरावट आई, 46% की, जो कोरोना के कारण सारी कंपनियां गिरी थी। उसके बाद में नया हाई कब लगाया कंपनी ने, तो नया हाई देखो यहाँ पर कितने दिन लगा दिए कंपनी ने नया हाई लगाने में। तो यहाँ पे से हम, माउस काम नहीं कर रहा मेरा, एक मिनट। अगर हम नया हाई देखते हैं तो नया हाई यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 212 दिन यहाँ पर लगाइए, कुछ यहाँ पर आप ये लगा लो 212 दिन, 212 डिवाइड बाय 365, तो उन्होंने 5 महीनों के समथिंग यहाँ पर टाइम ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर 5 महीनों के बाद में ही जो यहाँ पर अपना लाइफ टाइम आई था उसको तोड़ के 50% ऊपर गई कंपनी। उसके बाद में कितना परसेंट नीचे आया स्टॉक। उसके बाद में ये नया हाई लगाने में इसने 301 साल यहाँ पर होल्ड रही कंपनी। ठीक है और फिर उसके बाद में इसने नया हाई कब लगाया, नया हाई लगा दिया इसने यहाँ पर 22% का। उसके बाद में कंपनी यहाँ होल्ड पे चली गई, कितने पे नया हाई लगाने से तक, यहाँ पर चली गई ये यहाँ तक। उसके बाद में इसने नया हाई कब लगाया, नया हाई लगाया फिर यहाँ पर 25% का। तो अब एक आपने पैटर्न पकड़ा हो तो ये तो यहाँ पर एक्सेप्शनल ग्रोथ वहां थी क्योंकि मार्केट नीचे आ गई थी ज्यादा। तो यहाँ पर देखो 22-25% की यहाँ पर शेयर प्राइस बढ़ता है इसका गिरने के बाद में। और ऑन एन एवरेज यहाँ पर देखो कभी 2 साल लगते हैं और कभी 1 साल लगता है। तो अब यहाँ पर भी अगर हम मान के चले, यहाँ पर इनका जियो वगैरह का बिजनेस सही है और ये जियो हॉटस्टार इन्होंने बाय किया है, तो अभी तक इन्होंने ऑन एन एवरेज अपना जो प्रीवियस हाई है उस तक जाने से पहले इन्होंने 457 दिन यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। मतलब कि आप ये लगा लो कि 457
डिवाइड बाय 365, 365 तो 1.2 साल इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी टाइम बिता चुके हैं। इसके बाद में अगर यहाँ से चलना शुरू होगा शेयर, तो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है 25% के समथिंग ये ऊपर जाता है। तो 25% के समथिंग अगर ऊपर जाएगा तो इस हिसाब से ये शेयर का टारगेट होगा 2332। और जो करंट मार्केट के हिसाब से इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 50% के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से 50% की सीधी सीधी ग्रोथ है कंपनी के अंदर में। और अगर हम यहाँ पर देखें शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ये अपनी लाइफ टाइम हाई तक तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक बट यहाँ पर भी जरूर टच करेगा क्योंकि हिस्ट्री बोलती है। और इनका जो बिजनेस है वो भी अमेजिंग बिजनेस है। यहाँ पर देखो जियो में ग्रोथ कितनी है, और यहाँ पर और हॉटस्टार में। ठीक है, तो बिजनेस सही है इसका, अच्छा है। पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। कोई ये कचरा स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है। और आप अपनी सलाह से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करना। ये मैंने आपके सामने एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया है। अब आप इतने समझदार हो कि अब आप डिसीजन ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बोलता नहीं हूँ बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपने यहाँ पर क्या मिस्टेक पकड़ी है, आपको क्या लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इंजॉय करो और लाइफ काफ़ी पड़ी है यहाँ पर।